जय सिया राम बच्चों। आज हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके बारे में आप अच्छे से जानकारी हासिल कर पाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले वृत्त के बारे में जानिए। वृत्त है क्या? वृत्त की उत्पत्ति कितने साल पहले और किसके द्वारा हुई? तो वृत्त के इतिहास से संबंधित अगर बात किया जाए तो वृत्त 650 ईसा पूर्व में, सबसे पहले 650 ईसा पूर्व में या उसी के आसपास थेल्स के माध्यम से इसकी रचना के बारे में जानकारी मिली है। सबसे पहले थेल्स के बारे में 650 ईसा पूर्व के समय में थेल्स के बारे में, वृत्त से संबंधित उसकी रचनाएं के बारे में जानकारी मिली है। जबकि उसके बाद आर्किमिडीज द्वारा उसके बाद जो है इसके जो रचना है, क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल से जुड़े हुए परिधि वगैरह, इसकी जानकारी जो है वो आर्किमिडीज के माध्यम से प्राप्त हुई है। क्षेत्रफल और परिधि की जानकारी जो है आर्किमिडीज के माध्यम से प्राप्त हुई। तो यह छोटा सा संक्षिप्त हिस्ट्री है जो वृत्त से संबंधित है। इसके आगे हम वृत्त के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि आखिरकार ये वृत्त जो है वो है क्या, वृत्त किस प्रकार की आकृति को कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके मूल शब्दों में इसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले वृत्त जो है एक निश्चित बिंदु या स्थित बिंदु के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक समूह है। चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक समूह है, इसे ही हम वृत्त कहते हैं। वृत्त में कोई कोण नहीं होता है, कोई एंगल्स वृत्त में नहीं होता है, यह बात ध्यान रखना है। यह बिना कोण की बनी हुई द्विआयामी आकृति है। यह बिना कोण के बनी हुई द्विआयामी आकृति होती है। इसमें जो बीच में स्थित बिंदु है उसे केंद्र कहते हैं। केंद्र को O से सूचित किया जाता है। साथ में केंद्र से जो एक निश्चित दूरी पर अनंत बिंदुओं का एक समूह है, इसे परिधि कहा जाता है। परिधि को इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस, इसलिए इसको C से सूचित करते हैं। अब इसमें जो अगला पॉइंट है वह है जो सेंटर है यानी केंद्र, और जो परिधि है, सेंटर से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे जब दो त्रिज्या एक साथ मिल जाए तो वह एक व्यास का निर्माण करती है। इसको व्यास बोलते हैं। या यूं कह दूं कि यह जीवा भी है। वृत्त से संबंधित सबसे बड़ी जीवा उसके व्यास कहलाता है। तो यह जीवा भी है और इसको व्यास बोलते हैं, और व्यास को D से सूचित किया जाता है। तो D बराबर हो जाता है 2 या R बराबर कह दे तो D/2। अब यहां पे बात आ गई व्यास की। तो व्यास वृत्त से संबंधित वैसी जीवा है जो केंद्र से होकर के गुजरती है। अब जीवा किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, जीवा क्या है? तो जीवा एक
रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से चारों तरफ जो अनंत बिंदु हैं उनके दो बिंदु को स्पर्श करती है या छूती है, वैसे रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है? तो एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकती है, एक वृत्त में अनंत जीवा होती है। तो जीवा जो है वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं के बीच की दूरी या फिर कह दे रेखा खंड की लंबाई को जीवा कहते हैं। जिससे वृत्त के दो बिंदु को स्पर्श कर सकते हैं जिस रेखाखंड से, उस रेखाखंड को जीवा कहते हैं। और वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा बन सकती है वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा ही सबसे लंबी या सबसे बड़ी जीवा बन सकती है। बाकी जितने भी जीवा होगी वह उससे छोटे होगी। यह चीजों को जानने के लिए हम देख सकते हैं, यह एक वृत्त है, इसके बीच में हम एक केंद्र को लेते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि जो सबसे बड़ी जीवा है वह केंद्र से होकर गुजर गई। अब इनमें से किसी एक जीवा को हम केंद्र से विचलित करते हैं और उस जगह से हटा करके फिर चाहते हैं कि वह केंद्र के जीवा के रूप में कार्यरत हो, तो पता चलता है कि उसकी जो लंबाई है वह वृत्त को प्रतिच्छेद करके उससे बाहर निकल रही है, जबकि यहाँ पे दो बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखाखंड को ही जीवा कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह सिर्फ केंद्र पर जाकर के ही अपना मूल रूप धारण करती है। केंद्र से हटाने के बाद यह जो होती है वो वृत्त को प्रतिच्छेद करके उससे बाहर जाने लगती है, जिससे यह जानकारी हमें मिलता है कि जो वृत्त के जीवा है वह केंद्र से होकर जो लाइन गुजरती है वही सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। अब इसके बाद बात करते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो यह एक वृत्त है। वृत्त जिन लाइनों से बनी हुई है उसको परिधि कहते हैं। परिधि को ही परिमाप या परिमिति कहते हैं। परिधि को ही परिमाप या वृत्त की परिमिति कहते हैं। अब वृत्त के परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई r या पाई d। इसका तात्पर्य हुआ 2r पाई, जबकि हमने पहले ही बतला रखा है कि 2r इक्वल टू d होता है या d बराबर 2r होता है, r बराबर d बाई 2 होता है
तो इस प्रकार से हम यह जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या की दुगनी लंबाई उसके व्यास की लंबाई के बराबर होती है। यहाँ पे मूल रूप से देखा जाए 2r लिखा हुआ है, जिसके स्थान पर हम d को लिख सकते हैं और पाई के मान को पाई लिख सकते हैं। तो पता चल गया कि d पाई या पाई d वृत्त की परिधि बराबर होती है। अब वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का एक मूल मान होता है 22/7 या 3.14। 3.14 का इस्तेमाल जब तक हमें कहा न जाए तब तक नहीं किया जाता। जब हमें कहा जाए कि पाई के स्थान पे हमें 3.14 को लेना है, तब जाकर के हम पाई के स्थान पर 3.14 के मान को पुट करते हैं, अन्यथा पाई के मान को हम हमेशा 22/7 के रूप में लेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या निकालना हो, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा? तो त्रिज्या बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई रूट, यानी रूट अंडर वृत्त के क्षेत्रफल बटा पाई। त्रिज्या निकालने के लिए हमें जो सूत्र का इस्तेमाल करना है वह सूत्र है वृत्त का रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। इससे हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। अब बात करते हैं वृत्त से संबंधित अन्य मुख्य टॉपिक पे। वृत्त से संबंधित अभी कुछ टॉपिक पे, कुछ मूल बिंदु पर हम लोगों ने बात किया, जिसमें पहला है जीवा और त्रिज्या। जीवा और त्रिज्या दो रेखाखंड है जो वृत्त से अलग प्रकार के संबंध रखते हैं, अलग अलग प्रकार से संबंध रखते हैं। त्रिज्या जो है वह केंद्र से परिधि के बीच के दूरी को कहते हैं, जबकि जीवा जो है परिधि के दो बिंदुओं के बीच के रेखाखंड को कहते हैं। अब बात है, जब हम दो त्रिज्याओं के माध्यम से वृत्त के ऊपर कोई आकृति खींचते हैं तो वृत्त दो खंडों में बटा हुआ प्रतीत होता है और यहां पे कुछ कोण यानी थीटा का भी मान प्रस्तुत होता है। अब यहां पे मुख्य रूप से ध्यान देंगे कि इस प्रकार एक आकृति के अंदर दो त्रिज्या के माध्यम से दो आकृतियां बनकर अलग अलग हो जाती है। वहीं पे जीवा को भी अगर मद्देनजर रखकर देखते हैं तो पता चलता है कि वृत्त इससे दो खंडों में, खंड 1 और खंड 2 में बट जाता है। यह भी त्रिज्या से भी दो त्रिज्याओं के माध्यम से वृत्त दो खंडों में बट जाता है, खंड 1 और खंड 2। अब यहाँ पे यह द्विआयामी आकृति है, इस माध्यम से वृत्त का जो कोण, वृत्त का कोण 360 डिग्री हो जाता है। वृत्त का कोण 360 डिग्री हो जाता है। तो वृत्त 360 डिग्री का पूरा कोण बनाता है। पूरा अराउंडिंग करने के बाद यह कोण 360 डिग्री का इसका प्राप्त होता है। इस माध्यम से जब हम त्रिज्या से वृत्त को बांटते हैं तो कुछ कोण का मान
यानी कुछ अंश का मान बट जाता है जो अलग अलग रूप से प्रस्तुत होते हैं। अब यहाँ पे दोनों आकृति के बीच की बात करें तो जो त्रिज्या के माध्यम से विभक्त हुआ है, जो त्रिज्या के माध्यम से, दो त्रिज्याओं के माध्यम से वृत्त का बंटवारा हुआ है, वैसे वृत्त में यह भाग यानी टुकड़े को हम त्रिज्या खंड कहते हैं, त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। दो वृत्त के दो त्रिज्याओं से जो वृत्त का खंड यानी टुकड़ा हुआ है उसे हम त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं, जिसमें जो बड़ा सा आकृति है, आकृति 1, वह दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाता है, जबकि जो छोटी आकृति है उसको लघु त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। लघु मतलब छोटा होना और दीर्घ मतलब बड़ा होना। जबकि जीवा के माध्यम से जब वृत्तों का बंटवारा हुआ यानी वृत्त टूटा है दो हिस्सों में, तब बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्त खंड और छोटे वाला भाग को लघु वृत्त खंड के नाम से जानते हैं। अब यहां ध्यान देंगे, ये जो त्रिज्या खंड है उसमें दो त्रिज्या के साथ एक संगत चाप है, एक संगत चाप है, यानी वृत्त के परिधि की वह अंश जो त्रिज्या खंड से संबंधित है उसे संगत चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि का वह अंश या वह टुकड़ा जो त्रिज्या खंड से संबंधित है उसे संगत चाप कहते हैं। संगत चाप को एल से सूचित किया जाता है। संगत चाप को एल से सूचित किया जाता है। अब यहां ध्यान देंगे, संगत चाप को एल से सूचित किया जाता है। अगर हमें एल संगत चाप को एल से सूचित करते हैं और एल बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, यानी संगत चाप की लंबाई वृत्त की वह परिधि की लंबाई जिसके माध्यम से या जिसके सहायता से त्रिज्या खंड बना है उस लंबाई को संगत चाप कहते हैं। और उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वह होगा थीटा बटा 360 2 पाई आर। जबकि यहां वृत्त खंड में भी हम इस चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे वृत्त खंड में भी वह संगत चाप अपनी भूमिका निभा रखी है, यानी परिधि के वह टुकड़ा जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से वृत्त या जिसकी उपस्थिति से वृत्त दो भागों में बटा हुआ है उसे संगत चाप कहते हैं। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तब वहां पर हम जो सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वह होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वह होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे हमने जाना कि वृत्त के संबंधित यह त्रिज्या खंड जो है वह दो प्रकार के हैं, एक लघु त्रिज्या खंड है और एक
दीर्घ त्रिज्या खंड है। और दोनों टाइप्स के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्राप्त करना है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हम इसी फॉर्मूला यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। वहीं या फिर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल करेंगे। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे। अन्यथा हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उससे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। जो हमें प्राप्त होगा वह लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। वहीं पे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो यहां पर दीर्घ त्रिज्या खंड द्वारा बना गया कोण यानी थीटा का मान लेंगे बटा 360 पाई आर स्क्वायर करेंगे, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आगे वृत्त खंड की बात करते हैं। वृत्त खंड से संबंधित क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं उसको देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हो एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बन रखा है जो एक त्रिज्या खंड वृत्त खंड दोनों से संबंधित है। अब हमें अगर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और उसमें एक त्रिज्या खंड है, तो अब हम एक फिगर को अलग बनाकर प्राप्त करते हैं तो पाते हैं कि कुछ इस प्रकार का यह फिगर तैयार हुआ है जिसमें लघु वृत्त खंड और त्रिभुज शामिल है। मतलब एक त्रिज्या खंड के अंदर, एक लघु त्रिज्या खंड के अंदर देखा गया तो एक त्रिभुज है और उसके साथ एक लघु वृत्त खंड है। इस तरह हमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस करना होगा उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस
त्रिभुज का क्षेत्रफल करना होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त करना है और उसमें थीटा का मान यानी कोण का मान दिया गया है, तब हम प्राप्त करेंगे 1/2 यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। इस माध्यम से हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार हम दीर्घ वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको इतने फॉर्मूले के माध्यम से पूरे क्वेश्चन का कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के जितने भी डाउट्स क्वेश्चंस है उसे कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए इतना ही।